अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ डिजिटल स्कैमिंग ना हो या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन्स, आपके टैबलेट्स, आपके ईमेल्स, आपके जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, आपकी बैंक डिटेल्स किसी भी फ्रॉड की नजर ना हो या किसी भी स्कैम की नजर ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट इस वीडियो को दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जो ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्कैमिंग करते हैं बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर इनकी स्कैमिंग मशहूर है। और ये इस तरीके से फ्रॉड करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये स्कैमर है। हर एक चीज इनकी रियल होती है। ये इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन क्रिएट की हुई है, मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो बनाए हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स इन्होंने इकट्ठा की हुई है जो अपने सामने वाले बंदे को ये देते हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रियल है। जबकि इस वीडियो के अंदर एक एक चीज आपको बताई जाएगी सबूत के साथ कि किस तरीके से आप किसी का नंबर चेक कर सकते हैं कि आया कि वो नंबर दुरुस्त है उसी बंदे का या नहीं। नंबर 2, आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से अगर कोई बैंक की डिटेल आपको पहुंचाता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर करते हैं या पेमेंट पहुंचाते हैं उधर, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आया कि ये ट्रस्टेड अकाउंट है या किसी वेलफेयर का अकाउंट है या कोई फेक अकाउंट है या किसी और बंदे का अकाउंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक एक चीज बारीकी से आपको बताई जाएगी कि आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कोई आपके साथ झूठ बोल रहा है या फ्रॉड कर रहा है। मैं इस गिरोह के पीछे पिछले 6 महीने से लगा हुआ हूं, लेकिन इनके साथ कोई इंटरेक्शन मेरी हो नहीं पा रही थी कि मैं किस तरीके से इनकी इंफॉर्मेशन जमा करूं। लकीली एक खातून ने मुझसे राब्ता किया और मैं 1 मिनट में समझ गया कि ये मेरे साथ एक स्कैम होने जा रहा है, क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मुझे डिजिटल चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, बारीक बीनी से हम इन तमाम चीजों को देखते हैं। सो मुझे आइडिया है कि क्यों ना हम इस कहानी को जारी रखें और मेरे जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, इन सबको ये चीज पता होनी चाहिए ताकि ये सारे लोग इन चीजों से बचें। तो चलिए इस हकीकत को एक कहानी की तरह आपको बताता हूं कि किस तरीके से खातून ने मुझसे राब्ता किया और हमारी कहानी आगे बढ़ी। सबसे पहले तो मेरे पास एक मैसेज आया हाय का, ठीक है, और उसके बाद मैंने जब उसको हाई किया तो मेरे पास मैसेज आया कि ओ आई एम सॉरी, मैंने गलती से एक ग्रुप के जरिए आपके नंबर पर मैसेज कर दिया। मैं एलेक्सेंड्रा हूं और आप कौन है? तो मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, इरफान है। और फिर मैंने पूछा कि यार कौन से ग्रुप से आपको मेरा नंबर मिला? तो उसने उसका कोई रिस्पॉन्स दिया। नोट द फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे उस चीज की जो आप पूछ रहे हैं तो समझ लें कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने कोई बात नहीं की, उसने इग्नोर किया। उसने आगे मुझे बोला कि आप कहां से ताल्लुक रखते हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। फिर उसने बताया आई एम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। मैंने यहां से इसको फौरन पकड़ा। देखिए मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये देखें, ये इसकी प्रोफाइल है। मैंने फिर उसका जो उसने नाम बताया उसके नाम से उसको मैंने सेव कर दिया। अब वो मुझे ये कह रही है कि मैं यूनाइटेड किंगडम से हूं, जबकि ये फोन नंबर देखें, इसने इस फोन नंबर को मैंने चेक किया और पता चला कि ये तो नाइजीरिया का नंबर है। आप ना सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि वो नंबर कौन से मुल्क का है, बल्कि रीजन कोड भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो मैंने जब ये चीज चेक की तो मुझे पास दूसरा पॉइंट ये आ गया कि यार नंबर इसका नाइजीरिया का है और ये बता रही है कि दादा मैं तो यूनाइटेड किंगडम से हूं। तो दूसरा पॉइंट अपने पास आ गया और मैंने सोचा दादा ये तो पक्का स्कैम है और पिघलना नहीं है बिल्कुल भी, और सख्ती से रहना है, सारी इंफॉर्मेशन जमा करनी है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। खैर एक पॉइंट मेरे जहन में ये भी आया कि यार मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं वो जब दूसरे मुल्क जाते हैं तो उनका नंबर तो सेम होता है, लेकिन फिर मैंने नाइजीरिया की जब इन्फॉर्मेशन ली तो नाइजीरिया में तो ज्यादातर नेग्रो लोग हैं, व्हाइट पीपल तो वहाँ है ही नहीं। और तस्वीर से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वाकई कोई यूनाइटेड किंगडम की है, ये नाइजीरिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं फिर इंडिया में जाऊँ और इंडिया में जाके एक नया नंबर ले लूँ और दोबारा पाकिस्तान में आके रहने लगूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं कि कहानी हमारी आगे कैसे शुरू हुई। पहले उसने पूछा आप क्या करते हैं, फिर उसने पूछा कि आप कैसे हो, फिर उसने पूछा कि आप कितने साल के हो। मैंने कहा यार मैं तो 30 साल का हूँ। उसने बताया कि मैं 32 साल की हूँ, यानी मेरे एज के करीब करीब है, बराबर है। फिर मुझे उसने पूछा कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं? तो मैंने कहा बाबा अपन तो मैरिड है, अपन तो शादीशुदा है। तो उसने बताया कि जी मैं विडो हूँ। ये दूसरा जाल कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, ठीक है। और से सुनिएगा इस चीज को, अगर आप मर्द होंगे तो आपके ऊपर लेडीज बनकर आपके ऊपर जाल फेंका जाएगा, आपको सिड्यूस किया जाएगा, और अगर आप औरत होंगे तो आपको मर्द बन के आपके ऊपर सिड्यूस किया जाएगा और आपके दिल दिमाग में ये ख्यालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि एक फॉरेन कंट्री से कोई बंदा है जो आपको पसंद करने लगा है, जिससे आपकी गपशप शुरू हो गई है और जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। तो उसने बोला जी मैं विडो हूँ। फिर मैंने कहा ये यार जो डीपी में है वो आपकी बेटी है? उसने कहा जी हाँ, जो डीपी में मेरी बेटी है, ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? तो मैंने उसको बताया जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, एप्लीकेशंस वगैरह हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन करते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ये सारी चीजें मैंने उसको बताई ताकि उसको पता लगे कि मैं थोड़ा ठीक ठाक कैटेगरी का बंदा हूँ, पैसा वैसा है अपने पास। पता करना था ना दादा कि क्या कहानी क्या चलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने इससे पूछा भाई तुम क्या करती हो? तो उसने बोला मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और मेरे जो हस्बैंड की एक कंपनी है, मैं उसकी CEO हूँ। यानी कि उसने अपना भी बताया, अपना भी जाल फेंका मेरे पास कि यार मैं बड़ी रिच हूँ, वेल्दी हूँ, अमीर हूँ, लेकिन दादा अपन भी सख्ती से रहते हैं, पिघलते शिगलते नहीं है। आगे बढ़े, आगे बातचीत शुरू हुई तो उसने अचानक से मुझे बोल दिया कि यार क्या आपकी तस्वीर में ले सकती हूँ, कैन आई हैव योर पिक्चर?
मैंने बोला दादा ये क्या सिलसिला है, यूनिवर्सिटी छोड़े हुए तो 2-3 साल हो गए हैं, उसके बाद से तो आज तक हमसे किसी ने तस्वीर नहीं मांगी, आप ये क्यों मांग रही है अचानक से मेरी तस्वीर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई रीजन है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो उसने बोला नथिंग डियर। देखो बाबा इधर इसने मुझे डियर भी बोला और अपनी एक स्माइलिंग पिक्चर भी सेंड की, ठीक है, जो किचन के अंदर थी। ये तस्वीर देखकर मैंने मैच की कि डीपी और इसकी तस्वीर सेम है, तो डीपी और इसकी तस्वीर सेम सेम थी। तो यहां से पॉजिटिविटी आई कि यार नहीं, ये बंदी जो है ना वो रियल है, ये बंदी फेक नहीं है। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि मैंने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं 2 तरह से सोच रहा था, एक इस तरह से कि ये लोग किस तरह सोचते हैं कि यार ये कितने रियल है, और एक अपने माइंड से सोच रहा था कि यार ये किस तरह लोगों को ग्रैब करते हैं, किस तरह लोगों को फंसाते हैं। सो यहाँ पर इसकी तस्वीर जो इसने मुझे सेंड की और डीपी ये दोनों सेम सेम थी। अच्छा, साथ में ये मुझे कहती है कि मैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, साथ ही साथ मेरे जो लेट हस्बैंड थे, हम सब जो है लोगों से मोहब्बत करते हैं, और ऐसे लोगों से तो बहुत मोहब्बत करते हैं जो सिंसियर होते हैं, जो मुखलिस होते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मैंने बोला दादा अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा मैं तस्वीर आपको जरा जूम करके दिखा दूं। तो भाई ये तस्वीर उसने मुझे भेजी जो डीपी और ये सेम सेम थी। और जब ये सारी चीजें देखी तो मैंने कहा चलें दादा अपनी तस्वीर भी भेजते हैं। और वैसे ही खुशकिस्मती से लास्ट नाइट ही जो था, अपन एक जगह पे सोडा वोडा पी रहे थे, तस्वीर भी जरा अच्छी आई हुई थी, स्टाइलिश टाइप की। अपन ने बोला मार दो, डायरेक्ट सेंड कर दी, ठीक है। अच्छा भाई सेंड कर दी तो डायरेक्ट आगे से कमेंट है क्यूट एंड हैंडसम। अरे दादा ये कमेंट पढ़ के तो मुझे पक्का यकीन हो गया दादा ये फेक है, क्योंकि आज तक सिर्फ हमारी अम्मा ने हमें दिल से क्यूट एंड हैंडसम बोला है। उसके अलावा जितनी भी खवातीन ने आज तक बोला है वो कोई ना कोई मतलब से ही बोला है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता था। उसके अलावा क्यूट एंड हैंडसम किसी ने नहीं बोला दादा, हमारी अम्मा ने दी, और वो भी अब जन्नत में मजे कर रही होंगी। तो क्यूट एंड हैंडसम को देख के मैंने बोला दादा यहाँ पे फिर कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा अब हमने क्या किया, थोड़ी सी तबलीग शुरू कर दी। मैंने इसको कहा कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत है, लोगों की फिक्र किया करें, उनका ख्याल रखा करें, लोगों की मदद किया करें। लोगों को धोखा देने के बजाय उनकी मदद करने से हाँ रब भी खुश होता है, इंसान तो एक दिन मर जाएगा। इस तरह की बातें अपन ने शुरू कर दी ताकि उसके दिल में अल्लाह कोई रहम डाल दे। उसने भी आगे से थैंक्स डियर, यस डियर, टू टॉक्स, इस तरह के मुझे मैसेजेस भेजे, लेकिन बस हिदायत नहीं मिली, क्या करें। खैर उसके बाद जो है भाई मैंने इससे पूछा भाई आप अपने मुझे हॉस्पिटल का नाम बताएं कि आप कौन से हॉस्पिटल में काम करती हैं। तो उसने मुझे बताया भाई क्वीन एलिजाबेथ क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम। सबसे पहले तो अपन ने इसको भी सर्च किया, मतलब ये मैसेज आते ही ना इसको सर्च किया। ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है यूके के अंदर। हाँ क्वीन एलिजाबेथ नाम का एक हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क भी चलाती है, बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है। और उसके सीईओ कतई ये अलेक्सेंड्रा नहीं है, ना इसकी तस्वीर मैच हुई, ना इसका नाम मैच हुआ उसके साथ। तो मैंने ये वाला पॉइंट मजीद नोट कर दिया कि दादा ये चीज़ भी फेक है। तो मैंने फिर अगला दाव खेला, मैंने कहा यार आप मुझे ना अपने बच्चों की तस्वीर भेज सकती हैं। तो उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स। उन्होंने तस्वीर भेजी भाई, तस्वीर भेजी, और ये वाली तस्वीर भेजने के बाद मैंने चेक किया कि यार डीपी में जो उसकी बेटी है वो और ये लड़की, ये बच्ची, ये दोनों ओके। अच्छा अब गेम देख रहे हैं आप कि ये सिनेरियो पैदा कर रहे हैं, एक एक चीज़ की डिटेल आपको वो दे रहे हैं जिससे आपको यकीन आ जाए कि सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है ना वो बिल्कुल सच्चा है, दुरुस्त है। लेकिन इस वीडियो में आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किस किस तरीके से उनकी बारीकियों को हमने पकड़ा, और आप भी पकड़ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। शुरू हो गया सिलसिला गुड नाइट वाला, और फिर गुड मॉर्निंग वाला। इससे ज़्यादा बात नहीं होती थी भाई, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हो, हाउ आर यू, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन उसने मुझे तस्वीर भेजी मॉर्निंग की कि मैं काम पर जा रही हूँ, मुझे कॉल नहीं करना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होंगी। और ये तस्वीर उसने ताज़ा सैलेड खाते हुए शेयर की। भाई एक और तस्वीर मेरे पास आ गई, मैंने कहा दादा ये तो बिल्कुल 100% मुझे सच्ची लग रही है, ये बंदी झूठ तो नहीं बोल सकती। लेकिन उन पॉइंट को मैंने कतई इग्नोर नहीं किया जो पहले नोट किए हुए थे, क्योंकि जहाँ भी दिलो दिमाग में मेरे बात आती कि यार नहीं यार ये लोग तो सच्चे हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को देखता जहां पे मुझे पता चल रहा था कि नहीं यार ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ, ये सारी मैंने चैट जो है ना आप लोगों के साथ शेयर की हुई है ताकि आपको यकीन आए कि इसमें से कोई भी बात जो है वो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। हर एक चीज़ आपको सच सच करके दिखाई हुई है यहाँ पे कि यहाँ पे गेम चला कैसे है। वही ओके फाइन, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो चलती रही। और बीच बीच में मैं इसको हल्का हल्का सा गाइड भी करता रहा कि यार ह्यूमैनिटी अच्छी चीज़ होती है, इंसानियत की परवाह करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, समथिंग समथिंग सो ऑन। और वो भी यस ओके डियर फाइन ये करके बात को ख़त्म करती थी। फिर मैंने एक दफ़ा इसको बोला, मैंने कहा कि क्या आपके जो हॉस्पिटल है उसकी कोई वेबसाइट है? तो उसने कहा नहीं है। और ये बात भी मैंने नोट की कि यार इतना बड़ा हॉस्पिटल और ये सीईओ वहाँ की, और वहाँ की कोई वेबसाइट नहीं। फिर मैंने इसके ऊपर अगला वार किया, मैंने कहा अच्छा एक काम करें, अगर आपको किसी भी किस्म की वेबसाइट बनानी हो या कोई सॉफ्टवेयर बनवाना हो अपने हॉस्पिटल का, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा, क्योंकि आप मरीजों की इतनी खिदमत करती हैं और मरीजों की इतनी मदद करती हैं, तो वो मेरी तरफ से एक डोनेशन होगा। तो उसने कहा ठीक ओके, मतलब कोई भी दिलचस्पी उस तरफ उसने जाहिर ही नहीं की। तो मैंने बोला दादा ये फेक है, ये पॉइंट भी हमने पकड़ा यहाँ पर कि ये गड़बड़ है।
खैर फिर उसने मुझे गुड नाइट की पिक्चर सेंड की अपनी स्माइलिंग फेस के साथ। ये तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और बोला कि मैं अभी अभी काम से वापस आई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई जाओ सो, आराम करो, अपने भी थके हुए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वही गुड मॉर्निंग और कैसे हो, हाउ आर यू वगैरह वगैरह। और फिर उसने मुझे ये तस्वीर शेयर की कि मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर हूँ और मैं बहुत ही बिजी डे है, मुझे कॉल मत करना। अच्छा, बार बार ये जो मुझे कॉल मत करना, मुझे कॉल मत करना, ये वाला मैसेज भी मुझे इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि कॉल करने से बंदे की वॉइस पता चलती है और आजकल तो डिजिटल ज़माना है, यहाँ पे हम वीडियो कॉल्स भी करते हैं तो असलियत सामने आ सकती है। टेक्स्ट पे कोई नहीं पहचानता कि पीछे कौन कर रहा है बात। बहरहाल जब उसने मुझे ये तस्वीर सेंड की तो मैंने इस तस्वीर से भी इसको पकड़ा। 2-3 वजूहात हैं, आपको भी बताता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि इसका फिगर और इसके फिगर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया। नंबर 2, आइज़ को भी मैंने बहुत क्लोजली चेक किया तो डिफरेंट मुझे नजर आई। नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, अब तक जो इसने मुझे तस्वीरें शेयर की थी वो सारी की सारी हाई क्वालिटी की थी, हाई रेजोल्यूशन पिक्सल के साथ थी, लेकिन ये ब्लर तस्वीर थी, इसमें पिक्सल भी फट रहे थे। तो वाज़े पता चल रहा था कि वो जो तस्वीरें ली गई हैं, वो तस्वीरें और ये जो तस्वीर ली गई है दोनों अलग अलग कैमरे से ली गई हैं, अलग अलग मोबाइल से ली गई हैं। अब जिसके मोबाइल का फ्रंट कैमरा इतना अच्छा होता है, इसका बैक कैमरा कितना अच्छा होगा, जबकि ये तस्वीर जो है इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी अच्छी रेजोल्यूशन की नहीं थी, तो साफ पता लग रहा था कि ये अलग अलग कैमरे से ली हुई है। तो ये भी एक पॉइंट था जिससे हमने नोट किया कि यार ये बंदी झूठ बोल रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात शुरू हुई, मतलब सुबह और शाम एक ही बात होती थी, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, गुड नाइट, मैं बिजी हूँ वगैरह वगैरह, कॉल मत करना। ठीक है, ये बातें चलती रही। और हॉबी शॉबी के बारे में मैंने 1-2 दफ़ा पूछने की कोशिश की, 2-3 चीज़ें और पूछी ताकि मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, तो ये उसको डिनाई ही करती रही। ये बस या तो कुछ को इग्नोर करती थी या फिर जिसका बस ओके, ठीक है, डियर, और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस यहाँ से ही बात ख़त्म हो जाती थी। इसके अलावा नहीं, और कोई ख़ास बात, मतलब डिटेल से कोई बात नहीं होती थी। ठीक है, और ये रोज़ डेली की रूटीन थी। लेकिन एक दिन इसने मुझे सुबह कहा कि यार आज मैं अपने ऑफिस से ज़रा जल्दी छुट्टी करके जाऊँगी क्योंकि मुझे अपने पर्सनल लॉयर से मुलाकात करनी है। मैंने कहा कि सब चीज़ें ठीक है, सब कोई गड़बड़ तो नहीं है, पर्सनल लॉयर से क्या वजह है। तो उसने बोला मैं वापस आके आपको बताऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैंने बोला अच्छा भाई, कर लेंगे दुआ यार, सबके लिए करते हैं, तुम्हारे लिए भी करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो। आगे बढ़ते हैं जी। फिर उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि यार मैं आपको बहुत ही स्पेशल पर्सन समझते हुए, अपना बहुत ही करीबी साथी समझते हुए एक बात बता रही हूँ। मैंने कहा ले दादा, हेलो, हाय, हाउ आर यू से आगे बात ही नहीं हुई और अपन करीबी हो गए, इसके इतना करीबी हो गए कि ये पर्सनल बातें मेरे साथ शेयर कर रही है और इंतहाई पर्सनल बातें। देखें तो सही क्या बोलती है। तो कहने लगी कि भाई आज मेरी वकील से बात हुई है, असल में मसला ये है कि जो मेरे हस्बैंड इंतकाल कर गए हैं, उनके चाचा जो हैं वो बड़े बदमाश किस्म के बंदे हैं और उन्होंने केस कर दिया है और वो मेरा पूरा हॉस्पिटल और मेरी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह इन सब पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जो है वो साइन किया है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हवाले से मेरा बिजनेस अब चल रहा है। तो ये जो है मेरे ऊपर जो है अब केस वेस करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। तो मैंने इसको बोला यार तुम परेशान ना हो, बस खुदा पे भरोसा रखो, हर चीज़ ठीक होगी। अब मैंने एक सवाल किया नॉर्मली, मैंने कहा भाई आपके हस्बैंड की विल क्या थी, तो इसने इग्नोर कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि सिर्फ मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। मैंने बोला ले दादा, अपन को पीर फकीर बना दिया कि अपनी फूक में इतनी बरकत है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का केस यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला यार इरफान साहब, आप तो बस गद्दी नशीन बन गए अब। लेकिन मैंने इसको फिर मैसेज किया, मैंने बोला यार आप विल का बताओ कि आपके हस्बैंड की विल क्या है। तो इसने बोला हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये वाला पॉइंट भी मैंने नोट कर लिया कि यार दादा जो इंपॉर्टेंट बात इससे पूछो ये कहती है बाद में बात करेंगे, या इसको इग्नोर कर देती है। ये चीज़ें थी जिसको मैं नोट करता चला जा रहा था। उसके बाद इसने मुझे फिर तस्वीर भेजी और उसने कहा कि मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, घर पे आ गई हूँ, खाना खा रही हूँ और खाना खाने के बाद फिर मैं सोऊंगी, तो फिर हम कल बात करेंगे, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पर मैं देखूँ, मैंने बोला यार या तो ये खुद साली बेवकूफ़ है या अपने को चे बना रही है, क्योंकि ये एक डॉक्टर है, सुबह जाते हुए ये सैलेड खा रही है, फ्रेश सैलेड है, और रात में ये पिज्ज़ा खा रही है। मैंने बोला दादा इससे अकलमंद तो हम लोग हैं, हम सुबह में भारी नाश्ता वाश्ता करते हैं ताकि सारा दिन हजम हो जाए, रात में लाइट सा कुछ ले लेते हैं क्योंकि रात को हमें सोना पड़ता है। ये कैसी डॉक्टर है जो सुबह सैलेड खा रही है और रात में जो है ना वो पिज्ज़ा खा रही है। ये वाला पॉइंट भी मैंने नोट किया कि मतलब ये जो है गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कहानी ऐसी है जो हो रही है। और आपको भी अभी एंड में पता चलेगा कि कितनी लंबी चौड़ी कहानी है और कितनी फुल प्लानिंग के साथ ये लोग स्कैमिंग करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वही गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो वगैरह वगैरह। उसने फिर मुझे कहा कि जी मेरा केस जो है वो मंडे वाले दिन उसकी सुनवाई होगी और आप मुझे दुआएं दें, बस आपकी दुआ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक बार मैं ये केस जीत गई तो मैं आपको खुश कर दूंगी। ले दादा अपन यहाँ पे संभला। मैंने बोला ये क्या कह रही है, खुश कर दूंगी, और मतलब क्या क्या चल क्या रहा है। फिर इसने मुझे बोला कि जी मैं आपको बहुत सारे गिफ्ट भेजूंगी और मैं आपको रिच बना दूंगी और ये कर दूंगी। मैंने बोला दादा इंसान ही सही, अपने रिच वीच नहीं बनना, अपन को इंसान है वो ठीक है,
आप बताओ कि मसला क्या है, कहानी क्या है, कहाँ तक बात पहुंची, क्या हुआ। उसने बोला भाई मंडे को सुनवाई होगी और जो है ना बस आप दुआ करें, बस मैं ये केस जीत जाऊँ। मैंने बोला ठीक है भाई, अल्लाह खैर करे, आप जीत जाएं। कैसे हैं? ठीक हैं। आपके बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं। फिर मैंने थोड़ा सा रिलीजियस एक तीर फेंका इनके ऊपर। मैंने देखा सर साइकोलॉजिकल तरीके से भी जज करूं कि ये हमारे जो त्यौहार वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस करूं। मैंने उनको बोला कि आज हमारी ईद के दिन ही मैंने उसको कहा कि भाई आज हमारा इवेंट है, एक ट्रेडिशनल है हमारा, एक आज ईद है। तो उसने कहा ओके डियर, और कुछ भी नहीं, ठीक है, और बस विश यू मैनी मोर और समथिंग समथिंग, ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं इससे पूछता हूँ भाई आप कैसे हो, ठीक हो, और क्या केस की तैयारियां वगैरह वगैरह। तो इसने मुझे बताया कि जी मैं चर्च जा रही हूँ, अपनी तस्वीर भेजी अपने बच्चों के साथ, और उसने कहा कि हम लोग जो है वो चर्च जा रहे हैं एक बड़ी दुआ के लिए, हम एक दुआ करना चाह रहे हैं ताकि हमारा जो केस है वो हमारे हक में हो। और मुझे भी यही कहा कि आप जो है वो दुआ करें, और अगर मैं ये केस जीत गई तो आपको बेतहाशा गिफ्ट दूंगी। मैं इस बात पे बड़ा हैरान था कि यार जब भी ये मुझे कह रही है तो ये मुझसे कोई चीज़ मांग नहीं रही है, ना पैसे, ना डॉलर्स, ना कोई डिटेल, कुछ भी नहीं। बस ये कह रही है मेरे लिए दुआ करो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, मेरे लिए दुआ करो मैं आपको गिफ्ट दूंगी, मेरे लिए दुआ करो मैं आपको गिफ्ट दूंगी। क्या चल क्या रहा है जवान। मजीद आगे बढ़े, आगे बढ़े तो मैंने क्या किया, एक अपनी तस्वीर भेज दी दादा अपने बेटे के साथ। मैंने कहा चलो ये चर्च कह रही है कि मैं चर्च जा रही हूँ, अपन इसको अपनी तस्वीर भेजते हैं और कुछ इस टाइप की भेजते हैं ताकि इसको लगे कि ये किसी मजहबी जगह पे खड़ा हुआ है, तो मैं इसका रिस्पॉन्स देखूँ क्या रिस्पॉन्स देती है ये मुझे। तो मैंने एक तस्वीर भेज दी अपने बेटे के साथ इसको, जिसका कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया, बस वाओ। और फिर उसने यही बोला कि मैं अब चर्च से वापस आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैंने बोला स्वीट ड्रीम बाबा, सो जाओ जब थकी हो बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने मजीद नोट की कि चूंकि ये क्रिश्चियन है, जो इसने अपना एक्ट बताया कि वो चर्च वगैरह जा रही हैं, और मैंने इसको पूरी मुस्लिम वाली तस्वीर भेजी, ये रहती भी यूके के अंदर है, तो इतना कोई रिस्पॉन्स इनकी तरफ से कोई ख़ास नहीं आया और वही रूटीन की बातें। तो मैंने बोला दादा ये तो कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैंने मजीद इस वाले पॉइंट को भी नोट किया। हर एक पॉइंट को बारीकी के साथ नोट करते हुए हम आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने मुझे जो है वो वही गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, डेली रूटीन की जो बातें हैं। अच्छा मुझे ये भी लग रहा था कि साला ये अंग्रेज़ भी नहीं जो मुझसे बात कर रहा है, वो कोई और है, और जो गूगल से जो है ना उर्दू लिखता है और वहाँ से इंग्लिश उठा के यहाँ पे डाल देता है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, परफेक्ट, बस ये 2-3 चीज़ें हैं। और बस मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होगे। और अब मेरा कल जो है वो फाइनल कोर्ट केस है, तो मुझे काइंडली मुझे जो है ना दुआओं में याद रखें और वगैरह वगैरह। और साथ में इसने एक सीड्यूस करने वाली पिक्चर भेजी, ये वाली, कि बस अब मैं बिस्तर पे हूँ और सो रही हूँ। मैंने बोला ले भैया, लेकिन अपन बड़े सख्त लौंडे, पिघलने वाले नहीं हैं। मैंने बोला दादा करती रहे कुछ भी, जो तुमने करना करो, मैं इन्फॉर्मेशन जमा करूंगा और अपने भाइयों को बताऊंगा कि यार ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ ना, कि ये वाला पॉइंट भी मैंने एक नोट किया, ये मेरे ध्यान से निकल गया था। ये वाला पॉइंट मैंने नोट किया कि यार अभी इसने कोर्ट केस के बारे में बातचीत की है, और अगले ही दिन मतलब 2-3 दिन बाद इसका जो कोर्ट केस था और फाइनल कोर्ट केस था, कोई हियरिंग वगैरह नहीं, बस एक ही दिन सुनवाई हुई, एक ही दिन सारी चीज़ें। तो खैर उसके बाद इसने मुझे मैसेज किया कि भाई हमने जो है ना वो केस जीत लिया है, केस ओवर हो गया है और हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी दुआओं की वजह से जो है मैंने ये केस जीता है, और मैं और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, और मैं अब अपने जो लेट हस्बैंड है उसकी कंपनी की मुकम्मल तौर पे मालकन बन गई हूँ। और इन साहब के साथ इन्होंने मुझे तस्वीर भी भेजी इन सारी चीज़ों के साथ। तो अब जो है इस तस्वीर को भी मैंने नोट करना शुरू किया। देखें एक एक बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास कोई भी सिनेरियो हो, तो जब कोई तस्वीर आए, कोई भी पिक आए, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आए, आप बारीक बीनी से उसको चेक करें कि वो तस्वीर क्या कहानी बयान कर रही है आपके सामने। अब एक चीज़ तो मेरी समझ में ये नहीं आई कि ये जो कर्नल जनरल साहब हैं क्या लग रहे हैं, इतने सारे मेडल इन्होंने पहने हुए हैं, आज तक किसी भी कोर्ट में नहीं देखा, इंग्लैंड यूएसए के भी कोर्ट में मैंने नहीं देखा। जो फिल्में ड्रामे हम देखते रहते हैं, एक कर्नल जनरल जो है वो इतने सारे मेडल लगा के आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी केस के लिए भी आ रहे हैं तो वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आते। नंबर 3, तो मैंने जब गौर किया तो मुझे पिछला जो बैकग्राउंड नजर आया वो तो एक तरह का रिसेप्शन था, किसी पार्टी का माहौल लग रहा था, और उस पार्टी के अंदर तकरीबन जो जेंट्स थे वो यूनिफॉर्म के अंदर थे। ये आप लोग भी ज़रा गौर करके देख सकते हैं। तो मैंने कहा दादा ये कोर्ट केस की हियरिंग तो नहीं है, ये तो कुछ और ही, किसी और पार्टी की तस्वीर है, तो ये झूठ बोल रही है। ये वाला भी झूठ हमने पकड़ा, लेकिन कहानी में होगा क्या, ट्विस्ट कहाँ पैदा हो रहा है आगे चल के, तो ये चीज़ बस जाननी थी कि ये कहानी एंड कहाँ होगी।
उसके बाद इसने मुझे वापस घर पे आके बोला कि जी दोबारा वही कि आपकी दुआओं का सारा नतीजा है और मैं अब आपको सरप्राइज़ दूंगी और सरप्राइजिंग गिफ्ट भेजूंगी, फलाना फलाना ढिमका। आप मुझे अपनी पूरी डिटेल दे दें, आप मुझे अपना घर का एड्रेस दें, अपना मुकम्मल नाम दें, ईमेल एड्रेस दें, मोबाइल नंबर दें, पोस्ट कोड दें, ये सारी चीज़ें दें, मैं आपको सामान भिजवा रही हूँ। मैंने इसको मना कर दिया, ये चैट में भी आपको नजर आ रहा होगा। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुश हैं, आपके बच्चे खुश हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया वगैरह वगैरह। मैं अब इसको मना करता जा रहा हूँ, वो कह रही है नहीं मैंने भेजना है। फिर मैंने इसको कहा अच्छा चले फिर एक चीज़ और प्रॉमिस कर ले मेरे साथ। बोले जी क्या? मैंने बोला ये जितना भी सामान है वो डोनेट कर दें, ये आप मुझसे प्रॉमिस करें। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने डोनेट करती हूँ और भी कर दूंगी, लेकिन आपको मैंने लाजमी चीज़ें भेजनी है। मैंने बोला यार नहीं चाहिए, वो कह रही है लाजमी भेजनी है। तो मुझे लगा दाल में दादा अब तो पक्का काला और भांडा जो है ना वो फूटने वाला है। मैंने इसको बोला अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपने ना बैंक डिटेल आपको देता हूँ, जो भी उसकी पेमेंट है, जो भी प्राइस है ना, मुझे आप यहाँ पे कर दें और मैं यहाँ पे लोगों को डोनेट कर दूंगा। तो उसने बोला नहीं 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 जी, मैं जो है ना आपको गिफ्ट ही भेजूंगी। बहुत ज़्यादा जब उसने जोर दिया, मैंने कहा यार किसी तरीके से ये नहीं मान रही और मैंने मजीद डिटेल भी इससे निकलवानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एड्रेस वगैरह भेज दिया। अच्छा एड्रेस मैंने अपना नहीं भेजा, मैंने फेक एड्रेस भेजा। अच्छा भाई एड्रेस वगैरह मैंने भेज दिया, तो वहाँ पर जब एड्रेस वगैरह मैंने भेज दिया तो उसने फिर मुझे कहा कि थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें जो है ना सारी चीज़ें भेजूंगी और जितनी भी तुमने मेहनत की है और जितनी भी तुमने तकलीफ़ें उठाई और बला 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 पता नहीं क्या क्या, जो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, वो सारी चीज़ें इसने बोली और बोला तुम्हारी वजह से मैं ये कोर्ट का जो केस है वो मैं जीत पाई हूँ और अब मैं तुम्हें जो है ना गिफ्ट शिफ्ट भेजूँगी। फिर इसने जो है ना ये मुझे तस्वीरें भी भेजी कि भाई ये मैं गिफ्ट ले आई हूँ और अपने ये बच्चों की के साथ उसने तस्वीरें खींची। और इन तस्वीरों को देखकर मुझे जो है वो लगने लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रही है कि ये गिफ्ट शिफ्ट तो लेकर आए हैं, ठीक है, लेकिन नज़र हमने वही बारीक बीनी वाली रखनी है कि हो क्या रहा है। उसके बाद उसने मुझे बताया कि जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और मैं अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा करूँगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट शिफ्ट लेकर आई हूँ। और ये उसने मुझे तस्वीरें भी भेजी कि भाई ये देखो ये जो प्रोडक्ट है, ये मैंने उसकी तस्वीरें। अब मैंने बोला दादा मेरे जूते का नंबर तो इसने पूछा ही नहीं, ये इसने कैसे ख़रीद लिया। फिर अगली चीज़ पैंट का साइज़ मुझसे नहीं पूछा, ये कैसे ख़रीद लिया। चलो लैपटॉप का तो समझ में आता है दादा कोई भी दे दो, शर्ट का इसने मुझसे पूछा ही नहीं और ये कोई भी ख़रीद ली। मैंने कहा यार मेरा साइज़ तो पूछा ही नहीं इसने, कैसे ले आई मेरे लिए कपड़े, ये पैंट और ये वगैरह वगैरह ये वो सब चीज़ें, ठीक है, हर एक चीज़ ये ले आई। घड़ी भी ले आई, लेडीज़ घड़ी भी ले ली इसने। मैंने कहा वाह भाई वाह, एप्पल भी ले लिया भाई अपने लिए। दादा देख रहे हो ये बड़े अमीरों की निशानी है, ये बड़े लोगों की निशानी है, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे भाई के पास आने वाले हैं, अपने अमीर होने वाले हैं। फिर उसने मुझे बताया कि जी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी शार्टी कर रही हूँ, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारा केस हम जीत चुके हैं और मैं बहुत जल्द ये सामान आपको भी सेंड करूँगी। और फिर उसने ये तस्वीर भेजी। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अब तक जितनी तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं ये सारी तस्वीरें मैंने सोशल नेटवर्क पे चेक की हैं, मुझे कहीं पर नज़र नहीं आई। ये सारी ये तस्वीरें मैंने ढूंढी हैं, गूगल इमेजेस के ज़रिए ढूंढी हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ढूंढी हैं, ये तस्वीरें बाबा अपने को नज़र नहीं आई, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बंदा बोले नहीं यार ये फ़ेक नहीं है, क्योंकि मैं एक एक तस्वीर को देख रहा था कि कहाँ से डाउनलोड की इस बंदे ने या इस बंदी ने तस्वीरें, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब इसने मुझे बोला कि जी मैंने iPhone 13 Pro, कपड़े, जूते, लैपटॉप और फिर जो है ना टी शर्ट और गोल्ड की ज्वेलरी, रोलेक्स, रिस्ट वॉच और ये सारी चीज़ें मैं आपको भिजवा रही हूँ। और साथ ही साथ उसने मुझे बोला कि मैं ब्लैक शू भिजवा रही हूँ। अरे दादा शूज़ तो ब्लैक थे ही नहीं तस्वीर में जो अपन ने देखा। खैर आगे इसने बोला कि मैं एक ब्राउन एनवलप भी आपको भिजवा रही हूँ जिसके अंदर पैसे हैं बहुत सारे। कितने पैसे हैं भाई? $50,000 हैं। कितने? $50,000 हैं। $10,000 जो हैं वो आप ऐसे बच्चों को दे देना जो मदरलेस बेबीज़ हों, मतलब जिनकी वालिदैन ना हों, मतलब यतीम हो बच्चे। और दूसरा जो है बाकी जो है आपकी कंट्री के अंदर जो सैलाब से मुतासर लोग हैं ना, $40,000 आप उनको दे देना। ले दादा $50,000 और डोनेशन के लिए। मैंने बोला वाह भाई कमाल कर दिया इसने, तो ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। मैंने भी दादा रिप्लाई किया, मैंने कहा थैंक्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ लव वगैरह समथिंग समथिंग करके डाल दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे। बड़ी बारीक बीनी से देखिएगा हर एक चीज़ को। देखिए ये डब्बा आप देख लें, ये इसने मुझे भेजा कि ये मैंने पैक करवा दिया है। मैंने इसके बारे में खूब जांचने की कोशिश की लेकिन मैं पता नहीं कर पाया क्योंकि हर चीज़ ब्लर थी। लेकिन जैसे ही मुझे ये वाला पार्सल की तस्वीर मिली मैंने फ़ौरन से इसको सर्च किया, इसके बार कोड को सर्च किया। जब मैंने इसके बार कोड को सर्च किया तो भाई ये ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद थी तस्वीर, ये इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे सेंड की गई है। इसके बार कोड को सर्च करने के बाद मुझे पता चला। आप खुद सोचें कि एक आम आदमी इतना बारीक बीनी से चेक करते हैं, जब भी उसके पास तो पहली तस्वीर आ जाएगी, राल टपकने लग जाएगी। और भाई बार कोड चेक करें,
हर एक चीज़ चेक करें आप, इसका जो कोड है, नंबर कोड है, उसको चेक करें, इसका सीरियल नंबर चेक करें, आपको लग पता जाएगा कि ये तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद ये वाला पार्सल था, इसको भी मैं नहीं सर्च कर पाया क्योंकि इस पर कोई नंबर शंबर तो लिखा हुआ नहीं था। बहरहाल जो दूसरी वाली तस्वीर है जो मैंने दूसरे नंबर पे दिखाई वो नेट से निकली हुई थी, वरना आपको भी नज़र आ रहा होगा, सीरियल नंबर आप सर्च करें गूगल पे आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब मेन पार्ट जो सबके लिए, हर एक आदमी के लिए, ये तो पूरी कहानी होगी सारी की सारी ना। अब इसने मुझे मेन स्लिप भेजी कि मैंने कोरियर कंपनी के जरिए आपको ये पूरा पार्सल भिजवाया है और उस कोरियर कंपनी की स्लिप ये थी। अब मैंने इसको जूम कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके पास कोई छोटा मोटा स्कैमर कोई चीज़ भेजता है या कोई बड़े हाई लेवल का बंदा कोई स्कैमर है जो आपको भेजता है, आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट करनी है, आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि वो हाई लेवल का बंदा है या लो लेवल का बंदा है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक करें कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी हैं, उनमें से आधी प्रिंटेड है और आधी पेन से लिखी हुई है एक चीज़, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे टॉप पर ही देख लें कि जो ओरिजिन है लंदन वो इन्होंने पेन से लिखा हुआ है और जो पीसी से 1 बॉक्स वो इसने प्रिंट किया हुआ है। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि यार ये 2 नंबर है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप गौर करेंगे, क्योंकि मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ लोगों को, 15-16 सालों से, तो मुझे पता है कि ये जो हैंड राइटिंग है ये पाकिस्तान की हैंड राइटिंग है, ये किसी अंग्रेज़ की हैंड राइटिंग है ही नहीं। 2 बातें हुई। तीसरी बात, आप जो है वो नीचे देखें, यहाँ पे पैकिंग पे लिखा हुआ है एनवलप, यहाँ पे टिक पहले से लगा हुआ था, ये मिटाया गया है, मिटा के 1 पैकिंग इस पर टिक किया हुआ है, ये भी चीज़ देख लें। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़ और नोट करें, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सिस्टम हमें प्रिंट करके देता है। इसमें तो टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, पेन से लिखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे ये सारा पेन से लिखा हुआ है। और बड़ी बात यार, बड़ी बात, क्लियरेंस फी जो लिखी हुई है वो रुपीज़ में लिखी हुई है। सोचने वाली बात है कि इंग्लैंड में एक बंदा बैठा हुआ है जो मुझे भेज रहा है सामान, और इंग्लैंड की कंपनी है, उसने जो है ना वो सारा ये फॉर्म फिल किया है और ओरिजिनल कॉपी जो है वो सेंडर को भेज दे दी है कि भाई ये रख ले, और उस बंदे ने 85,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। वाह भाई वाह, कमाल हो गया दादा। आप नोट करें। इसके अलावा इसके जो सीरियल नंबर हैं, इसके जो कोड हैं, मैंने जब उसको सर्च किया तो मेरे सामने बेतहाशा सी इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि फेक होती है, स्कैम होती है। उसमें बेतहाशा आर्टिकल्स हैं कि किस तरीके से लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो यार ये सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं और मैं पिछले कई दिनों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि यार किसी तरीके से मैं इनका ना भांडा फोड़ूँ और मैं अपने भाइयों दोस्तों को बताऊँ कि यार ये किस तरह लोगों के साथ। यार 85,000 एक आम आदमी तो फौरन से दे देगा, क्या ख्याल है? ये देखे ना, वो तो बोलेगा कि यार $50,000 भी आ रहे हैं, आईफोन प्रो भी आ रहा है और भाई लैपटॉप भी आ रहा है और ये फलाना ढिमकाना, और 85,000 तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। चले अब लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे ये रात में 10 बजे इसका मैसेज आया, 10-11 बजे के मैंने सेंड कर दिया, अगले दिन सुबह 10 बजे पूछ रही है क्या आपको मिल गया। ये भी देखे ना, क्योंकि देखो चोर कहीं पर भी हो अपने निशानात छोड़ देता है। रात को 10 बजे तुमने मुझे इंग्लैंड से भेजा है और सुबह जो है मुझे 10 बजे पूछ रही हो कि क्या आपने वो सारी चीज़ें रिसीव कर ली। वाह भाई वाह। मैंने बोला भाई मैंने कोई चीज़ रिसीव नहीं की। उसने कहा यार आप अपने फ़ोन को चेक करें, कोई ना कोई डिटेल आपके पास आई होगी। मैंने सुबह ही चेक कर लिया था क्योंकि मैं सो रहा था, उस दौरान एक मिस कॉल आई थी मेरे पास और मैंने इसको जब दोबारा कॉल की तो उसने कॉल रिसीव नहीं की थी, पता नहीं कौन था, लेकिन मैंने इसको नहीं बताया। मैंने कहा नहीं यार मेरे पास कोई डिटेल नहीं आई। अब वो कह रही है कि यार नहीं तुम्हारे पास आई है कॉल, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं परेशान यहाँ पर, मैं समझ गया फ़ौरन से। मैंने उसको बोला तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास कॉल आई है, मोबाइल तो मेरे पास है भाई। तो उसने खैर जो है ना वो बोला कि नहीं मेरे पास ईमेल आई है। मैंने कहा मुझे ईमेल सेंड करो, वो ईमेल की डिटेल सेंड करो या मुझे उसकी स्नैपशॉट लेके मुझे भेज दो। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहरहाल मैंने उससे फिर थोड़ी नरमी से बात की और मैंने मज़ीद मालूमात निकालने की कोशिश की। मैंने कहा यार मैं उससे पूछूं, तो मैंने उसको कहा कि यार वो बंदा तो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। तो उसने मुझे एक अकाउंट की डिटेल दी, बोला भाई ये उस एजेंट का अकाउंट है, इस अकाउंट पे 85,000 रुपये आप भेज दें, ये क्लियरेंस फ़ी होती है। जैसे ही इस अकाउंट पे 85,000 रुपये जाएंगे आपके पास जो है ना आपका पार्सल आ जाएगा। मैंने कहा श्योर। उसने बोला हाँ श्योर। मैंने बोला बड़ा VIP यार, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो है वो एक जीनियस आदमी बैठा हुआ है जो हर एक चीज़ पे नज़र रख रहा है। अब मैंने क्या किया, इस बैंक की इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ब्रांच कोड के जरिए निकाला कि भाई ये ब्रांच कोड जो MCB बैंक का है, भाई ये तो शेखुपुरा का है, पार्सल आया कराची में और जो क्लियरेंस फी मैंने सबमिट करवानी है जिस अकाउंट में वो शेखुपुरा की, पाकिस्तान। देख रहे हैं जरा क्या क्या चेपना चल रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये चीज़ देखें, आम आदमी इसको नहीं निकालता, ये चीज़ें चेक भी नहीं करता। ठीक है, तो हमें जो है ना जब भी किसी बड़े से बड़ी जगह से हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए बैंक की और आपने वहाँ पे कुछ पेमेंट करनी हो तो आप पहले वो चेक करेंगे कि यार कि आया कि वो ब्रांच कहाँ की है, शहर कौन सा है, जगह क्या है, इलाका कौन सा है, आया कि ये वही बंदा है जो जिससे हम बातचीत कर रहे हैं या कोई और बंदा है। ठीक है, अब मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा भाई जब तक मैं तुमसे कॉल पे बात नहीं करूँगा मैं नहीं दूंगा।
ये बातें मैंने उसको बोली और मैंने कहा भाई मुझे उस बंदे से भी बात करनी है, उस एजेंट से भी बात करनी है। तो शायद ये लोग समझ गए कि अब बंदा ये कॉल वॉल रिकॉर्ड करेगा या कुछ तरह करेगा, तो इसने बस मुझे इस बात पे जोर दिया कि नहीं आप पेमेंट भेजें, आप पागल तो नहीं हो गए, मैंने इतना सारा सामान भेजा है और फलाना 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 और इतना कॉस्टली है और ये वो। मैंने कहा भाई 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं 85,000 रुपये भरने को तैयार हूँ, लेकिन वो बंदा मेरी कॉल नहीं उठा रहा। वो बंदा फ़ोन उठाएगा तो ठीक है, या तो आप मुझे उसका ईमेल एड्रेस दें या मुझे कोई उसकी डिटेल दें, मैं उससे रब्ता करता हूँ। उसके बाद अब उसका यही एक रटा रटाया जुमला था, आप पेमेंट सेंड कर दो, पेमेंट सेंड कर दो। उसके बाद उसकी कोई बातचीत नहीं है। जब मैंने इसके ऊपर रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया और मैंने फिर जो नंबर, जिस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी, उस नंबर को मैंने ट्रेस किया तो फाइंड मुझे जो लोकेशन मिली है उसकी, वो है लाहौर की, ठीक है। और लाहौर से शेखुपुरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का ही फासला है वहाँ से। तो लाहौर का ये नंबर है, ठीक। अब मैं यहाँ पर कोई आला हुकाम से कोई अपील वगैरह मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जितनी भी पहले लोगों ने अपील की है वो सारी की सारी जो है ना वो बस ज़ाया ही हो गई, यूँ समझ लें। तो एक आम आदमी इतनी पक्की रिपोर्टिंग कर रहा है, इतनी बारीक बीनी के साथ आपको इतनी डिटेल निकाल के दे रहा है, तो यार हमारे ये जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, हमारे जितने भी ये फोर्सेस डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पुलिस का हो, रेंजर्स का हो, इनके पास तो पूरे इख्तियारात होते हैं यार। ये मासूम लोगों को इस तरह से लूट रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, ये किसी को नहीं छोड़ रहे। और इस तरीके से एक ऐसा सिनेरियो बनाते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये लोग 100% ट्रस्टेड लोग हैं और ये सच बोल रहे हैं। तो भाई दूसरों तक भी ये मालूमात फैलाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा ऐसे लोगों से मोहतात हो जाए। ईमेल के ऊपर किस तरीके से स्कैमिंग हो रही होती है, ईमेल पे लिंक दिए जाते हैं आपको, आपने बस एक क्लिक किया और फ़ौरन से बस उसी सेकंड, मतलब सेकंड भी नहीं लगता, बस आपने क्लिक किया तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हैकर्स के पास चली जाती है। आपको क्या पता कि ये किस चीज़ का लिंक है। इसी तरह फेसबुक का जो चैट रूम है और इसी तरह जो है इंस्टाग्राम है और दूसरे जितने भी सोशल नेटवर्क के अकाउंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपको अगर कोई लिंक दिया जाता है या कोई इस तरह की चीज़ दी जाती है या व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज देता है, अगर आपने उस पर एक क्लिक कर दिया, क्लिक करते हैं आपको तो कुछ नज़र नहीं आता, कोई ओके का आ जाता है या वो खुलता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है यार ये सब गड़बड़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके नंबर्स को ट्रेस करने के लिए, आपकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए और मालूमात को, आपके जो मोबाइल के अंदर जितनी भी डिटेल्स है उनको हासिल करने के लिए की जाती है। तो भाई इन चीज़ों से मोहतात भी रहें। कोई दोस्त ही आपको कोई ईमेल भेज दे, इस पर आप क्लिक कर रहे हो, वो खुल नहीं रहा हो, वो आगे से बोले अच्छा यार गड़बड़ हो गई, मैं आपको दूसरी लिंक भेजता हूँ। दूसरा लिंक भेजा आपने, वो देख ली, कोई वीडियो थी, कोई तस्वीर थी या कोई भी काम था, आपने बोला हाँ सही है, लेकिन वो जो पहला वाला जो लिंक काम नहीं कर रहा ना मेरे भाई, वो काम कर रहा है और वो काम कर गया है, लेकिन वो उस बंदे के लिए काम कर गया जिस बंदे ने आपको पहले भेजा था। आपका काम उसने कुछ भी नहीं किया। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से मैं हूं मोहम्मद इरफान। अल्लाह हाफिज़।